हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशीष मिश्रा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं जीएस सेकंड पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है बीपीएससी में। एक पेपर और ऑप्शनल पेपर बचा हुआ है जो कल 31 तारीख को होने वाला है। आज जब हम जीएस सेकंड पेपर की बात करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा गया। जैसे जीएस फर्स्ट में पूछा गया था, बिल्कुल हम उससे उलट बोल सकते हैं जीएस सेकंड का क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं जीएस के सिलेबस के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार अगर फिर जानना चाहे तो हम लोग जानते हैं जीएस सेकंड में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और तीसरा पार्ट जो है द रोल एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इन 3 सब्जेक्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम इसे बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं। पहला अगर बोले तो भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर दूसरे पे बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है वो भारत के विकास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव इंडिया स्तर पे या विश्व को देखते हुए पूछा जाता है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो इस बार का तीनों सब्जेक्ट में सवाल जो पूछा गया था बहुत स्टैंडर्ड पूछा गया है। अभी हम क्रमवार सारे सवाल को देखेंगे और देखेंगे किस तरह का सवाल पूछा गया है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सेकंड पेपर का क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा और इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। जब हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को मैं पढूं तो ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पहले कभी पूछा गया था। पूछा भी गया होगा तो इस बार बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं पढूं तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। हम लोग ये देखते हैं अपने संविधान के बारे में जब बात करें तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन उसके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। सारा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति उस मूर्ति के समान होता है जो घर के सबसे ऊपर लगा हुआ होता है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है, सबसे पहले वही दिखता है, लेकिन वो हमें कुछ कर नहीं सकता है। राष्ट्रपति एक वह मूर्त रूप में है, इसलिए राष्ट्रपति के अधिकार भारत में बहुत सीमित है। वो मंत्रिपरिषद के बातों पे यानी प्रधानमंत्री को सारा अधिकार दे दिया गया। उनके द्वारा जो सुझाव उनको दिया जाएगा बस उसी पे वो अमल करेंगे। ऐसे तो वो भारत के राजा हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन अधिकार के रूप में उन्हें बेअधिकार कर दिया गया। तो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को रखते हुए यहाँ पे विवेचना करना है और इस सवाल को लिखना है। जिन्हें पॉलिटी की बेसिक्स नॉलेज होंगी, जो अच्छे तरह से पढ़े होंगे, पॉलिटी की समझ होगी, आर्टिकल्स पे पकड़ होगा और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई या किसी टीचर के नोट्स हो गए, अगर अच्छे से उन्हें पढ़ाया गया होगा या अच्छे से वो पढ़े होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे तो इस सवाल को बहुत अच्छे से आर्टिकल्स के साथ लिखे होंगे। खैर दूसरे सवाल पे अगर चलते हैं तो भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। ये तो सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग अपनी संघीय ढांचा के बारे में पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार की उसमें क्या भूमिका होती है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी मैं अगर स्पेशल पॉलिटी की मेंस की क्लास लूँगा तो आपको बताऊँगा भारतीय संघीय ढांचा जो है वो संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर कैसे झुकी हुई है, कैसे उन्मुख है, केंद्र सरकार की भूमिका क्या है उसमें, और केंद्र सरकार किस प्रकार उसे अपने अंदर या अगर पार्लियामेंट में, अगर लोकसभा या राज्यसभा में एक सरकार मजबूत होती है तो किस तरह वह संवैधानिक ढांचा पे बैठी हुई रहती है और अपनी ओर झुका सकती है। इसकी विवेचना मैं ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर चलते हैं तो देखते हैं भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया।
बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, जब मेंस की कोई तैयारी करता है तो ऐसा नहीं है सारे पेपर में क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं। जैसे जीएस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन आसान थे और ज़्यादा घुमावदार नहीं पूछा गया था। लेकिन जब जीएस सेकेंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन बहुत घुमावदार पूछा गया, तार्किक क्वेश्चन पूछा गया और तर्कों से भरा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, विद्यार्थी की समझ कितनी है उसके समझ को पकड़ने की इसने कोशिश की है। अगर विद्यार्थी में समझ होगी क्वेश्चन पकड़ने की, अगर किसी विद्यार्थी में एक ऐसी क्षमता होगी, अगर वो ऑडिटोरियल वगैरह ऑडिटोरियल अच्छे से पढ़ते होंगे, संपादकीय, अगर किसी अच्छे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, हिंदुस्तान हो गया या द हिंदू हो गए, अगर इनके ऑडिटोरियल पे इनकी पकड़ होगी, इनकी भाषा को वो समझते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो इस सवाल की विवेचना वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं अगर किसी विद्यार्थी को मेंस का एग्ज़ाम निकालना है तो संपादकीय या ऑडिटोरियल जो होती है उसके शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उस शब्द को नहीं समझ पाएंगे आप उसके भाषा को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम इस सवाल को अगर पढ़े तो भारतीय राज्यों के असमान विकास के कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। ये सवाल तो देखने में बहुत आम लगता है, लेकिन जब इस सवाल की विवेचना करने जाए तो ये सवाल की विवेचना करने में हमें कई वर्षों की विवेचना उसमें डालना होगा और उसकी स्थिति को परखना होगा, तभी जाके हम इस शब्द को, इस सवाल के शब्द को समझ पाएंगे और इसका विश्लेषण कर पाएंगे। खैर, मैं हर एक सवाल का विश्लेषण एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ सवाल से रूबरू करा रहा हूं और नेक्स्ट जो 67 का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अहम हो जाता है इस तरह का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। ये सवाल जब आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, जब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक विवेचना होती है। उस विवेचना को समझने के बाद संसद राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रभावी मंच है, ये कैसे है भारत के संदर्भ में और विशेषकर राज्य के संदर्भ में भी वो हम पढ़ते हैं। पॉलिटी में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, तार्किक सवाल पूछा गया है, तर्कसंगत सवाल पूछा गया है। और हम सभी जानते हैं जब हम शुरू में इसके देखते हैं तो किस सेक्शन में कितना सवाल हमें बनाना है ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जैसे खंड 1 एवं खंड 2 से प्रत्येक में 3-3 प्रश्न, खंड 3 में 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये हमें पता है। खंड 1 और 2 से हमेशा 3-3 सवाल होते हैं और खंड 3 से 2 सवाल का उत्तर हमें देना होता है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चले तो इस सवाल को हम लोग बहुत गौर से देखते हैं। ये अर्थव्यवस्था से सवाल है और अगर बिहार के संदर्भ में इसे हम देखना चाहें तो बिहार सरकार के 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान किया, वर्णन कीजिए। अगर हम कभी भी मेंस के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है यह ढूंढते हैं और इकोनॉमिक्स में किस तरह का सवाल पूछता है वो पूछते हैं। हम लोग जो पीटी में पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स एक अलग चीज़ होता है, वो बेसिक चीज़ होता है और बेसिक छोटा छोटा सवाल होता है। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक पैटर्न बदल जाता है, सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है। वह आपके दिमाग से खेलना चाहता है, वो यह देखना चाहता है आप कितने अंदर गए हैं। क्या किसी चीज़ पे आप एज ए रिसर्चर जो आपको बताया है, क्या उनके रिसर्च को आपने पढ़ा है, क्या उनको समझा है? यही चीज़ वो सवाल के माध्यम से, आपके उत्तर के माध्यम से वो देखना चाहता है। आप रिसर्चर की तरह सोचें, ये नहीं है उस तरह से आप उनकी सोच को लिख दे, ये नहीं, लेकिन क्या उन्होंने लिखा है और क्या होना चाहिए। जैसे आप गणित में सवाल बनाते हैं, किसी भी सवाल 2 जोड़ 2 बराबर 4 लिखते हैं, 3 जोड़ 3 6 लिखते हैं, तो ये कैसे लिखते हैं ये कोई बनाया, लेकिन आप किस तरह से उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी सवाल का प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, मेंस का क्वेश्चन ही
यही देखना चाहता है, और जो आपके क्वेश्चन पेपर का एग्जामिन करता है वो बस यही देखता है विद्यार्थी क्या रट के आया है या वो समझ के आंसर को लिखा है। बस वो आपका यही देखना चाहता है। बस इसी पे विद्यार्थी का अंक का निर्धारण होता है, उसे कितना अंक देना है या कितना अंक नहीं देना है। खैर, एक दो बार प्रैक्टिस करते करते अगर किसी को मेंस निकालना है तो सबसे पहले उसे मेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अगर किसी को ऑडिटोरियल पढ़ने की आदत और मेंस लिखने की आदत ये हो गई तो बंदा फेल नहीं कर सकता है, ये गारंटी है। अगर किसी कोई लाख प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली पढ़ ले लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करे तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं सब विद्यार्थियों से बोलता हूँ, आप पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन टेस्ट सीरीज हमेशा ज्वाइन करो और टेस्ट देते रहो मेंस का। यह आपके लिए हमेशा बेनिफिट होगा। आज जब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। भारत के विकास दर से बिहार की विकास दर कैसे आगे है, अगर कोई अच्छे से ये नहीं पढ़ा होगा, अच्छे से इकोनॉमिक्स की जानकारी उसे नहीं होगी तो उसे उत्तर लिखने में बहुत दिक्कत होगी। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं? हम लोग सभी जानते हैं बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। आर्थिक और सामाजिक स्तर पे तो इतनी समस्याएं हैं, अगर इसका पॉइंट वाइज आपको बताने लगूँ तो दिन से रात हो जाएंगी। खैर, कभी मैं अगर क्लास लूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के क्या कारण हैं और कौन कौन से कारण हैं। अगर आगे सवाल पढ़ूँ तो सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो कि समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए होती है, लेकिन वो कितनी दूर हो पाती है और कितनी दूर नहीं हो पाती है, इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना है। हम लोग सभी जानते हैं जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हमेशा सकारात्मक रूप में रहते हैं और हमेशा उसी चीज़ को बोलते हैं जो पॉजिटिव वे में हो। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे में बोल देते हैं तो वो हमारे प्रति गलत इम्पैक्ट होता है, हमारा गलत इंप्रेशन वहाँ हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में रखा जाए वो उसके लिए सुपीरियर होता है। इसी तरह जब कोई क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाए, सरकार की विवेचना उस संदर्भ में करे जिस संदर्भ में सरकार ने कोई योजना पास किया हो, तो हमेशा उस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ही रखते हैं। खैर, आगे क्वेश्चन अगर पढ़े तो ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाली चीज़ है। इस क्वेश्चन को अगर 2-3 बार पढ़े तब विद्यार्थी के समझ में आएगा। जनांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? यूएनएफपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, बहुत तार्किक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को वही विद्यार्थी टच कर सकते हैं जिनको इस विषय पर विशेष नॉलेज हो। खैर, इस विषय पे मैं भी आपसे चर्चा करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी दिन अगर मौका मिला तो इस टॉपिक पे पूरा चर्चा होगी आपके साथ मेरी। खैर, आगे क्वेश्चन एक पढ़े। ये मानव विकास सूचकांक से सवाल है। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। ये थोड़ा क्वेश्चन आसान है और ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। सवाल पूछा गया है, बेसिक सा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। ये करना आसान है, लेकिन इस पे भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अपनी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस पे भी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए तैयारी अगर हमारी बहुत अच्छी है तो इस पे बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और अच्छी आंसर राइटिंग के लिए हम सभी जानते हैं हम लोग को अच्छे से टेस्ट सीरीज, अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी नॉलेज ये होनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेक्शन जब हम तीसरे सेक्शन में चलते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कोविड पैंडमिक पूरे दुनिया में हुई, कितनी विकराल रूप है और इससे सवाल अगर नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जीएस फर्स्ट में भी हम इसके सवाल को देखे हैं, जीएस सेकेंड में भी इसके सवाल को देख रहे हैं, लेकिन जीएस फर्स्ट में जिस तरह का सवाल था उससे थोड़ा स्तर ऊपर हम जीएस सेकेंड में देखते हैं। सवाल अच्छा है,
थोड़ा सा बड़ा है, समझने वाला सवाल है, उसके बेसिक चीज़ को एडवांस से जोड़ के पूछा गया है, बहुत अच्छा से पूछा गया है। इसके बेसिक को इस तरह से एडवांस से जोड़ के इसके कैसे कैसे लिखा जाए, जैसे टीकाकरण की प्रक्रिया हमारे देश में किस तरह से तेज़ किया जाए, इसको किस तरह से सजा के लिखा जाए, किस तरह से टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, जो आने वाले अगर पेंडेमिक हो भी जाए दुनिया में तो हम किस तरह से बचें, किस तरह से उसकी औचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि कोविड-19 का उन्मूलन पूरी तरह से हमारे देश से हो जाए। कौन सी ऐसी कदम उठाई जाए, तो इसको अगर विषयवार सजा के लिखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। और यह कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो कोविड-19 के टॉपिक को नहीं पढ़ के गया होगा। सारे बच्चे कोविड-19 के टॉपिक्स को पढ़ के गए होंगे और बहुत अच्छा ये इनसे आंसर किए होंगे। लेकिन एक छोटा सा इसमें है, ये सवाल थोड़ा सा अगर हम इसको तार्किक बोल दें, दिमाग वाला सवाल बोल दे और पूछने वाले के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे, तो वो इसे अलग अलग बहुत सारे सवालों को एक अलग अलग छोटा छोटा तोड़ के बनाया है। सारे सवालों का एक छोटा रूप करके एकदम विषयवार तरीके से जिस तरह से हमें पूछा गया है क्वेश्चन, उसी ढंग से उसको सजा के आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आंसर राइटिंग में सबसे पहले ये चीज़ देखा जाता है आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे पहले पूछा गया। अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए रहते हैं और अगर उसका आंसर राइटिंग आप ऊपर नीचे कर देते हो तो वहाँ पे जाके आपका मार्क्स कट जाता है। इस बार जीएस सेकेंड का जो लेवल है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बिल्कुल तार्किक पूछा गया है, लेवल बहुत अच्छा है। बेसिक से पढ़ने वाले और जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे, विषयवार पढ़े होंगे, वो आंसर बहुत अच्छा लिखे होंगे। लेकिन अगर किन्हीं का थोड़ा अच्छा नहीं भी गया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए या इसी एग्ज़ाम में अगर आपका अच्छा नहीं गया तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनका भी आपके स्तर का ही एग्ज़ाम गया होगा, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से करेंगे और ऊपर वाले भी विश्वास रखेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। हम लोग एक बात पहले से जानते हैं, अगर हिंदी में कहीं त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को ना मानते हुए इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आपको लगे हिंदी में कोई ऐसा शब्द है जो समझने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ दिक्कत है, तो हम लोग उस चीज़ को इंग्लिश में देख लेंगे और वहाँ से उसके शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं शुरू से ही एलियन की संकल्पना इस विश्व में फैली हुई है। दूसरे ग्रह में जीवन है या नहीं, ये तो संदेह में है या ये तो खोज का विषय है, ये तो रिसर्च हो रही है इस पर। लेकिन दूसरे ग्रह पे किस तरह से हम लोग रहें, कहा जाता है अगर कभी अरबों वर्ष में पृथ्वी खत्म हो जाए तो किस तरह से हम दूसरे ग्रह पे रह सके, इसकी खोज वैज्ञानिक अभी से ही कर रहे हैं। तो भारत में उसका क्या योगदान है और 21वीं सदी में भारत बहुत आगे निकल चुका है। अगर हम इसरो की तुलना करें तो इसरो बहुत आगे निकल चुका है और इसरो ने बहुत ऐसे काम भी किए हैं। हम लोग जानते हैं दुनिया की बहुत सारे देश के सैटेलाइट को एक साथ ये भारत ले गया है। तो भारत का इसरो बहुत दूर जा चुका है, तो इसी को विषयवार ढंग से सजा के लिखना है। खैर, जब हम आगे को क्वेश्चन को देखते हैं तो मेकिंग इंडिया, हम सभी जानते हैं मेकिंग इंडिया के बारे में। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है मेक इन इंडिया में, और देना भी चाहिए। हर एक देश अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, भारत भी उसमें एक है। उसी एक कड़ी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। खैर, आगे के क्वेश्चन को देखें तो विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। हम लोग सभी जानते हैं हर एक साल बाढ़ बिहार में आती है और करोड़ों अरबों की नुकसान करके यहाँ से चली जाती है। इस साल भी
हम इस बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। इसके लिए डैम की व्यवस्था किस तरह से होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था आज तक सरकार नहीं कर पाई है। सरकार को थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए। बाढ़ के त्रासदी से आम लोगों बहुत क्षतिग्रस्त होते हैं, उनकी संपत्ति, उनका धन सारा चला जाता है। अगर एक किसान फसल उगा रहा है और उसी समय बाढ़ आ जाती है तो उसके सारे फसल को बर्बाद कर जाती है, तो उसके रहने खाने की व्यवस्था सारी ख़त्म हो जाती है। वो घबरा जाता है और हम लोग जानते हैं इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। तो इस त्रासदी से बचने के लिए सरकार को सोचना होगा और इस पे विज्ञान का विशेष, अगर इस पे विज्ञान चाहे, अगर वैज्ञानिक चाहे तो विज्ञान की मदद से वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो बाढ़ को रोक सके और आम जन को बचा सके। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। मैं PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और बहुत जल्दी मैं विशेष चर्चा इस सारे क्वेश्चन पे करने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन पे आपको एक सटीक नोट्स देने वाला हूँ और इस संदर्भ में मैं आपको और भी बहुत मेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको 67 में बहुत काम आने वाली है। खैर, जिनका ऑप्शनल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और वो अच्छे से एग्ज़ाम दे और घबराना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ऑप्शनल में मिलते हैं।